हेलो बच्चों, मैं धनेश्वर प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो जो हम लोग का काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसी सीरीज में ग्राफ थ्योरी आज हम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में बहुत सारे ग्राफ। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ होता था तो उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे। x का वैल्यू पुट करते थे जिससे हमें y का वैल्यू मिलता था और उस पॉइंट को, उस कोऑर्डिनेट को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे और उस डॉट को हम ज्वाइन करने पे हमें एक ग्राफ मिलता था। तो हम फिजिक्स में ग्राफ थ्योरी करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली तीन तरह के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और थर्ड जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर करते थे, जिसमें जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता था उसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे और जो मेरा वर्टिकल एक्सिस होता था जिसे हम वाई एक्सिस बोलते थे। और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो ये एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक क्वाड्रेंट के बारे भी आपने क्वाड्रेंट के बारे भी पढ़ा होगा। ये जो होता था ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ठीक। अ, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था उसमें जो मेरा एक्स था, एक्स भी पॉजिटिव होता था और वाई भी पॉजिटिव होता था। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें मेरा एक्स नेगेटिव होता था और वाई पॉजिटिव होता था। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें मेरा दोनों नेगेटिव होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा होगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होगा, साइन, कोसाइन, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में। तो जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या था, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कोसाइन सारे क्या होते थे, पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा होगा ऑल आर पॉजिटिव। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोसाइन, साइन कॉस टेंजेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकेंड में मेरा जो साइन फंक्शन है यही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ मेरा टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कॉस कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है। ठीक। तो अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन होता था y इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस 10, ये एक मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ होता था। तो हम इस इक्वेशन के थ्रू कोई भी एक ग्राफ प्लॉट करते थे। जैसे कि हम x का वैल्यू 0 कंसिडर करते थे। अगर ऐसे आपने बहुत सारा ग्राफ किया होगा क्लास 10th में, y मान लेते हैं या x मान लेते हैं, सॉरी x यहाँ कंसिडर करते हैं, y यहाँ। अगर हमने x जीरो कंसिडर किया तो x का वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y हमें 10 निकल के आएगा। x इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं तो y 12 आएगा। इस तरह से x अगर -2 कंसिडर करते हैं तो y 8 निकल के आएगा। इस तरह से हम वैल्यू एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट डिनोट करते थे इस कोऑर्डिनेट को। जैसे x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 10 हो गया, तो कहीं मेरा ये आ जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। सेकेंड जो हो जाता था y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 12, x कहीं ये हो गया, y कहीं ये हो गया। तो इस तरह से चलता जाता था, इस तरह से हम पॉइंट को डिनोट करते थे। फिर जो मेरा लाइन आता था, मान लो कि इसको हम इस तरह से
ज्वाइन करते थे पॉइंट्स को और हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखने को मिलता था। तो ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है यहाँ से हम कर सकते हैं जो मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ यूँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये m क्या है, तो m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो y एक्सिस को कितने में कट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था y इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो जो 10 है y इंटरसेप्ट था और यहाँ से हम देख सकते हैं कि y इंटरसेप्ट 10 है, तो हाँ y इंटरसेप्ट 10 है और स्लोप यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो स्लोप 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम स्लोप को tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरा स्लोप है, स्लोप को m और वो tan थीटा। अब स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब लिखते कैसे हैं, देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका जो एंगल होता है ना, तो हम कैसे इसको इसके एंगल को देखते हैं। तो इसका जो एंगल होता है, हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का जो विपरीत डायरेक्शन है उस तरफ हम अगर देखें तो मेरा हाथ कुछ यूँ मुड़ेगा, तो जो मेरा एंगल है ना कुछ इधर की ओर जाएगा और ये मेरा एंगल हो गया। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स है, मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, ये जो c है ये y इंटरसेप्ट 0 है, इसमें कोई y इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम बोले थे जो tan थीटा होता है ना वो स्लोप बताता है, तो हाँ भैया, तो चले x एक्सिस की ओर बढ़ते हैं, dx डिस्प्लेस करते हैं और y एक्सिस की ओर dy डिस्प्लेस करते हैं। अब देखो tan थीटा होता है, हमने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, dy हो गया और बेस क्या हो गया, dx हो गया, और वही क्या होता है tan थीटा होता है और वही क्या होता है स्लोप होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो tan थीटा होता है वो स्लोप को बताता है और उसी को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड, हालांकि सेकेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, पर अगर आप जान लें तो बहुत अच्छा होगा। आई होप आपको आता ही होगा, क्योंकि सर्किल में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, कोई एक कर्व हम कंसिडर करते हैं और उस कर्व से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट से कोई एक लाइन टच करते हुए गुजरता है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व का टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, कोई एक लाइन होता है जो उस कर्व को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरता है, उस लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं। अब जैसे आपने अगर 11th में अभी अभी आप स्टार्ट किए होंगे तो शायद आपको कॉनिक सेक्शन नहीं पता होगा। कॉनिक सेक्शन में जो पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है, इसका ग्राफ कैसे होते हैं। तो जो एक मैं एग्जांपल देता हूँ पैराबोला का, y इक्वल टू 4ax, ये पैराबोलिक इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ कर्व होता है, ग्राफ की बात करूँ तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, कुछ यूँ होता है इसका ग्राफ। अगर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करूँ y इक्वल टू -4ax, तो इसमें हो जाएगा ये कुछ यूँ होगा, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी ग्राफ ले सकता हूँ। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला, और
एक्स स्क्वायर माइनस 4ay की बात करूँ तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, आई होप ये सिर्फ समझने के लिए है। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरा एक से वाई है, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। अब मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका वाई इंटरसेप्ट 0 होता है, वो ओरिजिन से पास होता है। ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स। इसका y इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेरा थीटा है वो 90 डिग्री से लेस है। अगर थीटा 90 डिग्री से लेस होता है तो मेरा टेन थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री से अगर कम है तो यहाँ सारा पॉजिटिव होता है। अगर थीटा कहीं यूँ आ जाए इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने से टेन थीटा क्या हो गया भैया, टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैं लाइन ड्रॉ किया, क्या आप इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या होगा? तो इस लाइन का भी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। यहाँ पे भी अगर मैं थीटा मेजर करूँ यहाँ से, थीटा मेजर करूँ ये भी 90 डिग्री से कम है। ये मत बोलना कि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा पहुँचो, नहीं पहुँचा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहीं की इसका ऑरिजिन माने तो कहीं ये हो जाता है इसका ऑरिजिन। ठीक है, तो ये भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए इसका भी स्लोप क्या होगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और y इंटरसेप्ट कहीं पॉजिटिव y एक्सिस में ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, और एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन का आप इक्वेशन बताएं। ये मेरा रहा दूसरा, तो इस लाइन का भी इक्वेशन क्या होगा, इसका भी थीटा अगर मैं देखूँ यहाँ से तो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब जो मेरा स्लोप है वो पॉजिटिव है। और y इंटरसेप्ट की बात करूँ तो ये कहीं नेगेटिव y में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि नेगेटिव और y एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया मैंने, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब मैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ऑरिजिन से होकर पास हो रहा है। क्या आप इसका इक्वेशन बता सकते हो? बहुत ही आसान है, यहाँ से कहीं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा में ड्रॉ करता हूँ, थीटा मेजर करता हूँ, तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव होगा। और इसमें y इंटरसेप्ट तो हो ही नहीं रहा है, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स नॉट एम, पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका इक्वेशन आप बताएं
ये हो गया और एक लाइन। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। स्लोप तो नेगेटिव है ही, पर नेगेटिव वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस सी। और एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ ऊपर की ओर कहीं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका भी थीटा अगर मेजर करूँ तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ फिजिक्स में, उस चीज़ के बारे आज अब हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। जब हम डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जी हाँ पड़ेगी। तो हमने अभी यहाँ देखा था जो एक्स एक्सिस था उसको हॉरिजॉन्टल की ओर रिप्रेजेंट करते थे, और वाई एक्सिस को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते थे। तो हम एक्स एक्सिस की ओर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस की ओर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, y एज अ फंक्शन ऑफ x था, और जो यहाँ पे x था ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी ये कहाँ से आ गया, ये तो एक नई बात नहीं है। आप शायद नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसलिए है कि क्योंकि एक्स किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना कि सी पे। सी तो एक कांस्टेंट है और एम तो स्लोप है, वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो एक्स क्या करता है, वो अपने से वैल्यू एज्यूम कर रहा है, और इसी एक्स पे वाई डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, तो वही उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग y का वैल्यू हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को हॉरिजॉन्टल की ओर रिप्रेजेंट करते थे और y को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमें पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम टाइम को एक्स एक्सिस की ओर रिप्रेजेंट करेंगे और पोजीशन को वाई एक्सिस की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, जो मेरा फर्स्ट ग्राफ है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ हम किस चीज पे फर्स्ट ग्राफ जो पढ़ेंगे वो क्या कौन सा ग्राफ होगा। तो जो मेरा फर्स्ट ग्राफ है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए है। अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उस पार्टिकल का जो ग्राफ है वो हम पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। मेरा जो पहला ग्राफ है, पहले हमें क्या करना है, इधर टाइम को रिप्रेजेंट करना है, इधर पोजीशन। ये ओरिजिन मान लेते हैं। मैंने क्या बोला कि कोई अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में।
तो कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, तो उसको बताने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह से अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि कोई भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रहेगा तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये पॉइंट किस पोजीशन पे है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये जो पॉइंट है वो किस पोजीशन पे है, क्योंकि मैं इसको ऑरिजिन कंसीडर कर लिया और इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग ही हम कंसिडर करते हैं कि ये एक्स एक्सिस की और जो 2 यूनिट्स पे है तो एक्स एक्सिस 2 मान लेते हैं, वाई एक्सिस 1 है, वाई एक्सिस 1 है, तभी हम इसका जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो हम डिटरमाइन कर पाते हैं। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। ठीक, कोई एक कार मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत होगी। तो ठीक है, अब मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए कहीं पार्टिकल एक्स नॉट पे है और वो एक्स नॉट पे बैठा हुआ है, ओरिजिन से एक्स नॉट की दूरी पे। अब देखो एक्स नॉट पे तो वो बैठा हुआ था और अभी समय हो रहा है मान लो 10 AM अभी समय हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे बाद 11 AM हो गया, 12 AM हो गया, 12 AM हो गया, फिर 1 PM हो गया। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा रेस्ट पे। यहाँ से हम टाइम को बढ़ा दिए, कहीं T1 T0 पे लेते आए, पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ T1 पे लेते आए पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। फिर हम T2 पे चले गए पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, टाइम बढ़ते जा रहा है पर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। उसका ग्राफ कैसे बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया, जो कि टाइम एक्सिस का पैरेलल है। तो कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का अगर हम ग्राफ फ्लोट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि टाइम एक्सिस का पैरेलल होता है। अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या बताता है, तो उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। पर यहाँ से हम यहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप 0 है, क्योंकि स्लोप को डिटरमाइन करने के लिए हमें थीटा की एंगल की ज़रूरत होती है। विदाउट एंगल हम स्लोप को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ये थीटा होता था और यही tan थीटा स्लोप बताता था। पर ये क्या है, टाइम एक्सिस का पैरेलल है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस का पैरेलल है, जिसकी वजह से इसका एंगल क्या हो गया, तो 0 हो गया। अगर एंगल 0 हो गया तो tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है। अगर tan 0 0 हुआ मतलब स्लोप 0 हुआ। अगर स्लोप 0 हुआ तो वेलोसिटी ही तो नहीं हुआ, वेलोसिटी 0 हुआ, वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम एक्सिस का पैरेलल होता है। उसका स्लोप 0 होता है और वेलोसिटी भी 0 होता है। और लॉजिकली तो आप सोच ही सकते हैं कि कोई अगर पार्टिकल रेस्ट करे तो उसका वेलोसिटी कैसे हो सकता है, वेलोसिटी नहीं हो सकता है। अगर मैं सेकेंड ग्राफ की बात करूं तो मैं उस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। उसे हमें एनालाइज करना है कि ग्राफ हमें बता क्या रहा है। ठीक है, तो मैं सेकेंड ग्राफ को प्लॉट करता हूँ।
ये मेरा टाइम एक्सिस है, ये मेरा पोजीशन एक्सिस है। ठीक, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब हम इसका क्या क्या देख सकते हैं, इससे क्या पता चलता है, तो इसका अब हम स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा है, तो थीटा क्या बता रहा है, थीटा ये बता रहा है कि 90 डिग्री से कम है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो जो मेरा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, और स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये स्लोप हमें वेलोसिटी बता रहा है जो कि पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम 2-3 पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट में देखने का कोशिश करते हैं। तो कोई 3-4 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट पकड़ लिया। अब यहाँ से हमने थीटा को ड्रॉ किया, ये रहा, ये रहा, ये 3 पॉइंट हुआ। तो अब हम देख सकते हैं जो थीटा है वो हर एक इंस्टेंट पे सेम है। अगर थीटा हर एक इंस्टेंट पे सेम है तो स्लोप भी सेम हुआ हर एक इंस्टेंट में। अगर स्लोप हर एक इंस्टेंट में सेम हुआ तो वेलोसिटी भी हर एक इंस्टेंट में सेम हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर स्लोप थीटा हर एक इंस्टेंट में सेम है तो वेलोसिटी भी हर एक इंस्टेंट में सेम होगा। और ये तो पता, अगर वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट में सेम है तो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म तो होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, और स्लोप क्या, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, dx/dt होता है, और यही स्लोप होता है x की टाइम। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए tan थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि जो मेरा वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और वेरी नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट है। यहाँ भी वेलोसिटी वही है, 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 हर एक इंस्टेंट में वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो 0 होता है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट का वेलोसिटी v1 मानते हैं, इस इंस्टेंट का वेलोसिटी v2 मानते हैं, तो v2 माइनस v1, और इसको मानते हैं t2 माइनस t1। अब भैया v2 भी सेम है और v2 भी सेम है और v1 भी सेम है। अगर सेम है तो 0 हो गया ना, सीधा से एक बार एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझा, थोड़ा सा मैं और लो लेवल से समझाता हूँ। वेलोसिटी हर इंस्टेंट में सेम कैसे, हम क्लास 9 की बात में समझाने के लिए। तो यहाँ से एक पॉइंट कर लो, हमें ना पाए, यहाँ से एक पॉइंट पकड़ो और ऊपर चलते, यहाँ से एक पॉइंट करते, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाते, चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते, चलो ये हो गया एक। अब ये पॉइंट से ये टाइम t0 गया, टाइम t0 की पोजीशन पे x0 गया। ठीक है, ये टाइम t1 गया, इस टाइम पे कहीं पोजीशन x2 गया, ये टाइम t2 गया,
उस टाइम पे कहीं पोजीशन x2 दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो जो टाइम इंटरवल यहाँ का है उसी टाइम इंटरवल यहाँ का है, थोड़ा बहुत वेरी कर है क्योंकि ग्राफ के ऊपर तो नहीं है। वही पोजीशन यहाँ का है, वही पोजीशन यहाँ का है, वही पोजीशन यहाँ का है। तो जो एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो मेरा पोजीशन कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहने का मतलब है कि अगर पार्टिकल 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया तो अगला 1 सेकेंड में ही में भी 1 मीटर ही कवर किया, ना कि 2 मीटर कवर किया। ठीक है, तो अगर ये तो कर सकते, तो वही तो होता है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपने पढ़ा होगा एक डेफिनेशन के तौर पे। तो वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ये तो मेरा सेकंड ग्राफ था। अब हम थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ क्या बताता है। टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन, ये मेरा ऑरिजिन, ये एक्स नॉट, ये टी नॉट। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसका स्लोप ड्रॉ करूँ यहाँ से, ये तो थीटा ड्रॉ करता हूँ तो ये थीटा हो गया, तो कहीं तो कोई 2 पॉइंट पकड़ लेते हैं, स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, इधर भी जाऊँ नीचे तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, मैंने स्लोप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ जो थीटा है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, मतलब चारों पॉइंट्स पे जो थीटा है वो सेम है। अगर थीटा सेम है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पहला ये पता चला। अब थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि टेन थीटा लेस देन 0 है, यानी कि टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो हम देख, अब हम देख सकते हैं कि जो मेरा पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। t इक्वल टू 0 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, कहीं x नॉट पे है, और t इक्वल टू t नॉट टाइम पे पार्टिकल कहाँ आ रहा है, तो ओरिजिन पे आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो इसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। मैंने कहा पॉजिटिव जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, और t इक्वल टू 0 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, x नॉट पे है, t इक्वल टू 0 सेकेंड में t इक्वल टू 0 सेकेंड में पार्टिकल x नॉट पे है, तो x नॉट पे है। अब पार्ट जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो भैया वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इधर आएगा कहीं नेगेटिव वेलोसिटी, तो इधर आ रहा है, हम जी आ रहा है, हाँ ठीक। और एक चीज, ये जो मेरा पोजीशन है ना, पोजीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
जब तक यहाँ आया तब तक पॉजिटिव है ना, पोजीशन एक्स, पोजीशन पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, इधर आया है तो जो पूरा एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भैया, ओरिजिन से यहाँ तक तो ओरिजिन तक तो मेरा जो पोजीशन था एक्स था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस टी नोट पे कहीं हम टाइम इक्वल टू टी नोट पे कहाँ हम आ गए, ओरिजिन पे आ गए, जीरो पे आ गए। अब देखो हम चलते जा रहे हैं, अब इधर क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हम इधर क्रॉस करेंगे एक्स नेगेटिव हो जाएगा। और वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है और नेगेटिव ही है, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि पार्टिकल कहीं एक्स नोट से स्टार्ट हो रहा था और वेलोसिटी नेगेटिव है, और वेलोसिटी नेगेटिव है, और टाइम जी नॉट पे पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन पे होता है और आगे नीचे चलता जाता है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो है ही। और एक चीज मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। ये रहा थर्ड ग्राफ। अब मैं फोर्थ ग्राफ की बात करता हूँ। फोर्थ ग्राफ क्या है, ये भी बहुत टफ नहीं है, आसान ही है। G X ये ओरिजिन, ये रहा फोर्थ ग्राफ। इससे आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं आएगा। स्लोप ड्रॉ करो हर जगह, 3 पॉइंट पकड़ो और स्लोप बनाओ, नीचा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। यहाँ से ये पता चला थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा लेस देन जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। पता चला वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। अब जो पार्टिकल है वो कहीं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इधर किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है पार्टिकल। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। और वेलोसिटी क्या है, हर एक इंस्टेंट, स्लोप हर एक इंस्टेंट में सेम है, जिस वजह से जो वेलोसिटी है वो हर एक इंस्टेंट में सेम है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू नेगेटिव हो गया एंड कांस्टेंट हो गया, x तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्टिकल कहीं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और टाइम की इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं ना। ये फोर्थ ग्राफ था, ये भी क्लियर हो गया होगा जहाँ तक। और अगर कहीं भी आपको डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। मैं आपको अलग से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये फोर्थ ग्राफ था। अब फिफ्थ ग्राफ की बात करूँ तो फिफ्थ ग्राफ क्या है, ये ग्राफ, ठीक है।
ये रहा फिफ्थ ग्राफ। अब फिफ्थ ग्राफ क्या बोल रहा है? कुछ नजर आ रहा है? मैंने अभी आपको पैराबोला बताया था ना, कौन सा पैराबोला? x इक्वल टू 4ay अपवार पैराबोला। इसको मैं ड्रॉ करूँ इससे तो वही हो जाएगा ना, अपवार पैराबोला। कुछ नजर तो आया ना? अब यहाँ से आप बताएं कि वेलोसिटी क्या है और कैसे हम पता कर सकते हैं। तो कोई 3 पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो एक ये पॉइंट पकड़ें, दूसरा पॉइंट पकड़ें, तीसरा पॉइंट पकड़ें। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? तो हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हो गया। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। स्लोप करना दीजिए। अब लॉजिक लगाते हैं। आपने फिसलन पट्टी देखा होगा पार्क में, पार्क तो गए ही होंगे आप ना, वहाँ से आप जाकर फिसलते हैं, हमें ढलान मजा आता होगा, स्विंग स्विंग बच्चों जैसा। ठीक है, हाँ बच्चा बन जाना चाहिए कभी कभी। यहाँ तो यहाँ से देख लो, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये एक थीटा है। जी हाँ जी है। तो आप बता सकते हैं कि आप फिसलन पट्टी देखें तो फिसलन पट्टी में वेलोसिटी किसका कहाँ पे ज़्यादा होता है? जब ढलान कुछ यूँ हो, कम ढलान हो, वहाँ पे आप ज़्यादा जोर से फिसलेंगे, या कि ज़्यादा ढलान हो वहाँ पे आप ज़्यादा जोर से फिसलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिक सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा ढलान होगा वहाँ पे हम ज़्यादा जोर से फिसलेंगे, और जहाँ पे कम ढलान होगा वहाँ पे हम थोड़ा धीमा फिसलेंगे। तो ठीक, तो उसी लॉजिक को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। चलो अप्लाई करें। तो ये जो ढलान, ये जो स्लोप आप देखने को मिल रहा है, तो इन तीनों स्लोप में इसको हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कंसिडर करते हैं। और ये 0.1 0.2 0.3। तो यहाँ इन तीनों पॉइंट में से कौन सा जो ढलान है वो ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि जो थीटा 3 है, 0.3 वाला जो ढलान है वो कुछ यूं है, 0.2 वाला जो ढलान है कुछ यूं है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 0.3 वाला ढलान है ना कुछ यूं है। अब बताएं, यहाँ पे कोई इंसान बैठेगा, सुई से नीचे नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ का जो ढलान है, यहाँ पे थोड़ा कम है, कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ का जो ढलान है ना वो और थोड़ा कम है, कुछ ऐसे है। तो जिसका ढलान ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये जो यहाँ 0.3 पे है ना वो v3 है, v3 है। किससे ज़्यादा है? v2 से। और v2 किससे ज़्यादा है? v1 से। क्या इस लॉजिक से आपको क्लियर हुआ कि वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है। अगर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है तो एक्सलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, एक्सलरेशन होता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सलरेशन हो रहा है, बॉडी एक्सलरेट कर रहा है। ठीक, यहाँ से तो ये तो एक तरीका हो गया देखने का। अब दूसरा तरीका, अब हम थीटा देखते हैं, कौन सा थीटा ज़्यादा है, थीटा 1 थीटा 2 या थीटा 3?
यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, जिसका थीटा ग्रेटर है पर लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पर वो देखो हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, टेन जीरो जीरो, टेन 0 डिग्री, तो टेन फिर 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है √3, 1/√3। टेन 45 डिग्री, 1, टेन 60 डिग्री, ये क्या हो जाता है √3। फिर टेन हम 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना इसका वैल्यू। तो टेन 0 पे 0 होता है, टेन 30 पे कुछ और होता है, और टेन 45 पे। तो जैसे जैसे थीटा ज़्यादा होता है, तो थीटा ज़्यादा होता है तो टेन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा होता है। टेन 90 डिग्री पे तो इनफाइनाइट ही हो जाता है। तो थीटा 3 ज़्यादा है, इसका मतलब टेन थीटा 3 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1, टेन थीटा 3 टेन थीटा 2 से ज़्यादा है, टेन थीटा 2 टेन थीटा 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो स्लोप है वो ज़्यादा है, स्लोप v3 पे ज़्यादा है। अगर वो स्लोप ज़्यादा है तो v3 सॉरी स्लोप पॉइंट 3 पे ज़्यादा है, अगर उस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1, और एक तरीका आ गया ना। तो हम उसको लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि जिसका ढलान ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जिसका स्लोप कम है उसका वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ से हम पता चल गया कि थीटा v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1, और जो स्लोप है वो थीटा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। पर जो वेलोसिटी है वो हर एक इंस्टेंट में चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंग भी है। तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि एक्सलरेशन और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में हो ना तो वेलोसिटी बढ़ता है। तो यहाँ पे एक्सलरेशन भी क्या होगा, एक्सलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्सलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यहाँ से क्लियर हो गया होगा बात। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, और जो मोशन है वो एक्सलरेट, कैसा मोशन है, एक्सलरेटिव मोशन है। क्या इतना तक बात क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ ग्राफ कुछ सिक्स्थ ग्राफ कुछ लो है। फिर इस ग्राफ को रीड करने के लिए क्या करेंगे, कोई 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट कहीं ये हो गया। अब तीनों पॉइंट्स पे क्या करेंगे, हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, कर लेते हैं। इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो गया, इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो गया। और इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो गया, ठीक। यहाँ से शुरू किया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है।
ये जो थीटा वन है, थीटा टू है, ये थीटा थ्री। अब जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया था फिसलन पट्टी वाला, वहां से आप इसको रीड करने का कोशिश करें पहले। तो देखते हैं अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। जो मेरा पॉइंट वन है, इसको वन मानते हैं, इसको टू मानते हैं, इसको थ्री मानते हैं, ठीक है। तो जो मेरा पॉइंट वन है वहां पे कैसे ढलान इस तरह है, ठीक है ना, इसका टेंजेंट इस तरह है, इसका ढलान, तो ढलान तो बहुत ज़्यादा है। अगर ढलान बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। अब पॉइंट टू में जाते हैं। पॉइंट टू में कुछ देख पा रहे हैं कि ढलान उससे थोड़ा कम है, अगर उससे थोड़ा कम है तो वेलोसिटी कम है। पॉइंट थ्री की बात करें तो ढलान बहुत कम, उससे और ज़्यादा कम है, उससे और ज़्यादा कम है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगा। ये तो पता चल गया कि जो V1 है वो V2 से ज़्यादा है और V2 भी V3 से ज़्यादा है। तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी तो यहाँ से क्या पता चला, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, पर हमें उसका डायरेक्शन दे देखना है कि किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप होगा वो मेरा नेगेटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव होगा। चलो, तो ये पता चल गया कि वेलोसिटी नेगेटिव है, और यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से ये पता चल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ये पता चला, ठीक है। अब हम दूसरा लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि यहाँ से थीटा थ्री क्या है, बड़ा है। अब देखो यहाँ जो था ना, यहाँ थीटा थ्री बड़ा था तो वेलोसिटी बड़ा था। वही लॉजिक मत लगा देना कि यहाँ थीटा थ्री बड़ा है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। थीटा थ्री बड़ा तो है पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक। मान लेते हैं ये कि जो थीटा थ्री है ना वो 150 के आसपास है, तो 150 डिग्री क्या होता है, क्या होता है? लिखते हैं 1090 प्लस 60 लिख सकते हैं। 1090 प्लस 60 को माइनस कॉट 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं लिखना है तो और एक तरीका है, लिख सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -10 30। माइनस साइन इसलिए क्योंकि 150 जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ कि 10 नेगेटिव होता है, और 10 30 क्या हो गया -1/3, ठीक। अब तो थीटा जो है उसको 120 कंसिडर कर लेते हैं। 10 120 कितना हो जाएगा, 10 180 माइनस 60 माइनस 10 60 माइनस √3, ठीक है। माइनस √3 ये कहीं कुछ आई थिंक ये 0 पॉइंट कुछ आएगा और ये 1.73 है। अब बताना भाई साहब कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। यहाँ से देखो एक चीज है, जो नेगेटिव साइन है ना वो क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो यहाँ से क्या पता ये चला कि ये 0 पॉइंट कुछ आएगा और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कहीं उससे ज़्यादा हुआ ना,
ये 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा। और लॉजिकली भी सोच सकते हैं ना कि जिसका ढलान ज़्यादा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ थीटा 3 अगर बड़ा है ना तो नेगेटिव में है, और नेगेटिव होने के वजह से ये मत समझना कि थीटा 3 बड़ा है तो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो, स्लोप है वो स्लोप ज़्यादा होगा। नहीं, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि ये नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। तो ये जो थीटा 3 है लेस ग्रेटर देन थीटा 2 है, ग्रेटर देन थीटा 1। और ऑब्वियसली है थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। अब देखते हैं क्या होगा। जो वेलोसिटी v1 है ना, v1 है ना, वो किससे ज़्यादा है, v2 से। वो किससे ज़्यादा है, v3 से। तो जो v3 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी तभी बढ़ सकता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये पता चल गया, वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन भी, और एक्सेलरेटेड है। पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कर रहा है, और एक्सेलरेशन की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये तो मेरा 6th ग्राफ था। अब 7th ग्राफ की बात करते हैं। सेवंथ ग्राफ, ये बड़ा मस्त। अब देखो इस ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। हाँ, तो टाइम ये ए मान नहीं क्या मान लो, उसमें ये ऑरिजिन ओ ए बी, ये टाइम है, कहीं टाइम t0 पे ये पार्टिकल कहाँ चला गया, तो ए पे चला गया। ठीक, फिर क्या करना है, पहले ना हम ओ से ए तक रीड करते हैं। ओ से ए तक रीड करने के लिए कोई 2 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट पकड़ते हैं और ये पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें टेंजेंट को तो ये हो गया, और ये हो गया। यहाँ से खिंचावन, खिंचाव। ठीक, अब देखो फिर वही बात है, लॉजिक लगाओ। फिसलन पट्टी खेलते हैं, फिसलन। यहाँ पे क्या है, जो ढलान है, जो स्लोप है वो ज़्यादा है, तो यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा ही होगा। फिर यहाँ पे जो ढलान है ये इससे कम है, यानी कि वेलोसिटी कम होगा, होगा ना। अब हम ए की बात करते हैं, ए का टेंजेंट पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। अगर ए का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया तो क्या होता है, स्लोप जीरो होता है, स्लोप जीरो होता है तो वेलोसिटी जीरो होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बताया था कि अगर कोई भी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो कोई वो एक कोई पार्टिकुलर पोजीशन तक जाता है, और वो फिर क्या होता है, टर्न होके नीचे आता है। टर्न कब होता है, जब उसका वेलोसिटी जीरो होता है, तब
पोल टर्न लेता है। तो कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसको कहीं एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होना ही था। ठीक है, ये तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं। तो ठीक, लॉजिकली तो सोच ही ली। अब देखो ये थीटा क्या है, थीटा वन क्या है। थीटा वन ये है कि थीटा वन अगर हम ओ से ए तक रीड करते हैं, ग्राफ को ओ से ए तक रीड करते हैं तो क्या होता है। तो ओ से ए तक रीड करते हैं, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ये हो गया। थीटा वन क्या है, थीटा टू से ज़्यादा है, तो स्लोप क्या है, टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, यानी कि पी वन इज ग्रेटर देन पी टू। ठीक है, और अगर एट ए वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, तो वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। और जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ओ से ए तक का रीड किया। अब हम ए से बी तक का ग्राफ को रीड करते हैं, तो यहाँ भी दो पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने टेंजेंट भी ड्रॉप कर लें। अगर हम स्लोप डालें तो स्लोप डालते हैं, तो ये इसको हम थीटा 3 मान लेते हैं, इसको हम थीटा 4 मान लेते हैं। यहाँ से ए और बी की बात करें तो ए और बी में देखो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया कि वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो यहाँ देखो थीटा 3 क्या है, बड़ा है थीटा 4 से। थीटा 3 क्या है, थीटा 4 से बड़ा है, पर ढलान किसका ज़्यादा है, थीटा 4 का ज़्यादा है। वेलोसिटी भी 4 का ज़्यादा होगा v3 से। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ वेलोसिटी 0 होगा, फिर क्या होगा, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं कि बॉल जैसे ऊपर के वेलोसिटी 0 होगा, तो धीरे धीरे जैसे ग्राउंड की ओर आएगा तो उसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो ठीक है, ए बी से क्या होगा, v4 इज ग्रेटर देन v3। और क्या हो रहा है, वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। और स्लोप और नेगेटिव है, एंड नेगेटिव। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँ तो चलो देखते हैं। कहीं ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ऑरिजिन से कहीं टी टाइम सॉरी टी नॉट टाइम पे गया, कहीं टी नॉट टाइम पे गया, और उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव था और पोजीशन भी पॉजिटिव था, पर यहाँ भी पोजीशन पॉजिटिव है। अब देखो ये कहीं तो अब देखो यहाँ पे टी नॉट टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। वेलोसिटी 0 होने के बाद ये क्या करता है, पार्टिकल टर्न लेता है और फिर कहीं टी समय पे ये पार्टिकल फिर ऑरिजिन पे आ जाता है, फिर ऑरिजिन पे आ जाता है, और वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और ये कुछ ऐसे निकल लेगा। ठीक है, अब देखो एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू टी की बात करता हूँ, मतलब पार्टिकल कहाँ यहीं आ गया, टी इक्वल टू टी पे। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वो ऑरिजिन पे आ गया लौट के। तो आई होप कि ये भी ग्राफ बहुत ही सिंपल था। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। अब जो मेरा लास्ट ग्राफ है, 8th ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो इस तरह से है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये मेरा आज का लास्ट ग्राफ। ठीक, ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्स, कहीं टी नॉट समय पे पार्टिकल यहाँ है, ये ऑरिजिन है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, एक बी पॉइंट मान लेते हैं। फिर हमें रीड करना है इसको, तो पहले हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, ओ से ए तक देखेंगे। ओ से ए तक में कोई दो पॉइंट्स पकड़ के इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इसका स्लोप भी बन जाएगा, इसका स्लोप
यहाँ से हम देख सकते हैं ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। यहाँ से ये पता चलता है कि जो थीटा 1 है ग्रेटर देन थीटा 2 है, पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हम ढलान की बात करें, सॉरी भैया, सॉरी, जो थीटा 2 है वो ग्रेटर देन थीटा 1 है। और हम ढलान की बात करें तो थीटा 1 में ढलान ज़्यादा है, थीटा 1 में ढलान ज़्यादा है थीटा 2 से। तो जो V1 है वो V2 से ज़्यादा है। और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। और V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब वेलोसिटी घटते हुए नजर आ रहा है। पार्टिकल एक पोजीशन ए पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गया, तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घटता कब है, जब रिटार्डेशन होता है। और रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग। वेलोसिटी नेगेटिव है बट डिक्रीजिंग है, और इसलिए कि क्या पता चला कि जो पोजीशन का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पार्टिकल रिचार्ज कर रहा है। ठीक है, अब ओ से ए तक हम रीड किए ग्राफ को, अब ए से बी तक रीड करते हैं। तो यहाँ से तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से स्लोप देखें, ये हो गया थीटा 3 और ये हो गया थीटा 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो ए से बी तक रीड करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो थीटा 4 है वो थीटा 3 से ज़्यादा है। और जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम होने की वजह से वो क्या, वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और ये क्या हो गया, V4 इज ग्रेटर देन V3। वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होने की वजह से क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसको मैं सिंपल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँ, तो पार्टिकल टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट होता है और इसी से स्टार्ट होता है और नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चलता है, कहीं ए पे आता है और टाइम टी नॉट पे, और उसका पोजिशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये टाइम टी इक्वल टू फिर वो ऑरिजिन पे आता है। और वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। मैंने पहले भी बोला था कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव की ओर हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर हो गया। तो ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ को रीड करने का तरीका। जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे, और उसके अगला मैं ग्राफ कन्वर्जन में बात करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।